से एक दिन पूर्व ये कार्यक्रम होता है, तो मैं डॉक्टर अम्बेडकर साहब के बारे में ही कुछ अपने विचार रखना चाहूँगा। अपनी प्रतिभा व मेधा के बल पर वैश्विक कीर्ति प्राप्त कर देश का गौरव बढ़ाने वाले, दलितों के उद्धारक व इस राष्ट्र की काया में संवैधानिक प्राणों का संचार करने वाले संविधान शिल्पी, लेखक व दार्शनिक, समाजशास्त्री व अर्थशास्त्री बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती से एक दिन पूर्व आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में मैं बाबा साहेब को शत शत नमन करता हूँ। बाबा साहब इस देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं, ये प्रश्न कभी न कभी आपके जीवन में मन मस्तिष्क में आपके उठा होगा। स्कूली दिनों से ये प्रश्न मेरे मन में है कि डॉक्टर अम्बेडकर इस राष्ट्र के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। मुझे याद है स्कूल के दिनों में केवल 2 ही अवसरों पर स्कूल प्रबंधन की ओर से प्रतिवर्ष हम छात्रों को मिठाई मिला करती थी। वो 2 दिन थे, एक 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी। 15 अगस्त का तो महत्व मेरी समझ में आता था, वो स्वतंत्रता दिवस था। उस दिन हमें अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी, अंग्रेजों की क्रूर यातनाओं से आज़ादी मिली थी, तो वो दिन उल्लास का दिन था। लेकिन उस दिन जो गतिविधियां की जा रही हैं, जैसे झंडा फहराना, देशभक्ति गीत गाए जाना, मिठाई खाना, स्कूल की छुट्टी होना, ठीक वही गतिविधियां 26 जनवरी के दिन भी की जाती थी। तो मेरे मन में ये प्रश्न उठता था कि 26 जनवरी का इतना क्या महत्व है कि इसे 15 अगस्त के बराबर माना जा रहा है। प्रश्न पूछने पर जवाब यही मिला करता था कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, पर चूंकि संविधान की उतनी समझ उस समय नहीं थी, तो संविधान का ही जब महत्व समझ में नहीं आया, तो बाबा साहब अम्बेडकर का महत्व या उनकी महत्ता कहाँ से समझ में आती है। मैं इस बात को एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊंगा कि संविधान हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तब आप समझ जाएंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर इस राष्ट्र के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। मान लीजिए आप किसी बहुत बड़े समूह के सदस्य हैं और उस समूह के सभी सदस्य एक दूसरे से अनेक प्रकार से भिन्न हैं। उस समूह के सदस्यों की धार्मिक निष्ठाएं अलग अलग हैं। उनमें से कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं, कुछ सिख हैं, कुछ ईसाई हैं, कुछ जैनी हैं, कुछ बुद्धिस्ट हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। वे अलग अलग व्यवसाय करते हैं, उनकी योग्यताएं अलग हैं, उनके शौक अलग हैं। उनमें से कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ जवान हैं। अब कल्पना कीजिए कि उस समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर कोई विवाद छिड़ जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखनी चाहिए, इस विषय पर अमीर सदस्य का कुछ अलग मत होगा, गरीब का कुछ अलग मत होगा। क्या स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी जानी चाहिए या इसका निर्णय उन बच्चों के माता पिता पर छोड़ देना चाहिए, इस विषय पर भी सभी सदस्यों का अलग अलग मत होगा। क्या इस समूह को अपनी सुरक्षा पर कुछ पैसा खर्च करना चाहिए या उस पैसे का इस्तेमाल पार्क बनवाने में करना चाहिए, ऐसे अनेक विषयों पर समूह के सदस्यों का अलग अलग मत होगा। तो जाहिर तौर पर इतने मतभेद वाला एक समूह क्या शांतिपूर्वक रह पाएगा? नहीं। लेकिन हाँ, एक सूरत है कि यदि कुछ बुनियादी नियमों को लेकर वह समूह के सदस्य एकमत हो जाएं, तो यकीनन वो शांति से रह सकेंगे। यदि समूह को मैं राष्ट्र का नाम दे दूं, तो इन बुनियादी नियमों के संकलन को क्या नाम दूंगा? संविधान। सन 47 में आजाद हुआ हमारा देश, और हमसे एक दिन पहले एक दूसरा देश अस्तित्व में आया था। जो दूसरा देश अस्तित्व में आया था, उसके 2 करोड़ लोग उस वक्त सरजमी पाकिस्तान गाते थे, और कुछ ही सालों बाद उनका राष्ट्रगान बदलकर आमार सोनार बांग्ला हो गया। लेकिन हम भारतीय सन 47 से आज तक जनगण मन ही गाते आते हैं, और मेरा यकीन है कि अगले कई सालों तक हम जनगण मन ही गाएंगे, क्योंकि हमारे देश का संविधान इतना मजबूत है और उसमें भाषाई, धार्मिक, जातीय अल्पसंख्यकों को इतने अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं कि ऐसी किसी संभावना की कोई गुंजाइश नहीं है। तो उस संविधान इतना बेहतरीन है, तो इस बेहतरीन संविधान के निर्माण के लिए क्या हमें डॉक्टर अम्बेडकर का शुक्रगुजार नहीं होना चाहिए? यही प्रश्न छोड़कर और इसी उत्तर के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद गोविंद सर, बहुत ही कलेक्टिव इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड